All right, so we studied decision tree and random forest algorithms. Decision tree is a algorithm in which we split data on the basis of a criteria, and that criteria is said to be Gini or entropy. The goal is to reduce the uncertainty in the data or to reduce the impurity in the data. The approach which we are using in decision tree is simple, and because of this only random forest algorithm is used, where not only one decision tree, we are having multiple decision trees are applied, because a single decision tree or a single model is considered to be unfaithful. So we took many decision trees, and if we are doing classification, we did performed voting, and if we are doing regression, we have to take an average of the outputs. So that was considered as an bagging technique, and it is coming under unsambling. वाई? क्योंकि भाई हमने बहुत सारे डिसीजन ट्री लिए, इसलिए अनसेंबल मॉडल है वो, एक पर भरोसा नहीं था, और वो भी डिसीजन ट्री ओवरफिटिंग के लिए जाना जाता है। इट इज हैविंग एन इशू ऑफ ओवरफिटिंग। तो भाई क्या हुआ कि बहुत सारे मॉडल लो और उससे सॉल्व करो। अब जैसा कि इसका वर्किंग है डिसीजन ट्री का, ये फीचर ढूंढता है, ये फीचर सर्च करता है कि इसके अबाउट मैं ब्रेक हूं। दैट्स व्हाट इट सर्च। यही कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन किया गया, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जिसे हम कहते हैं फीचर इंपॉर्टेंस। ओके, ये अल्गोरिदम डिसीजन ट्री रैंडम फॉरेस्ट उसलिए भी काफी फेमस है क्योंकि ये फीचर इंपॉर्टेंस बताती हैं, दूसरी अल्गोरिदम नहीं बताती, लेकिन ये बताएंगी। तो feature importance is a key concept in decision tree models that helps to identify which feature or variables have the most influence on the prediction made by the model। यानी ऐसा कौन सा फीचर है जिसने सबसे ज्यादा मेरे मॉडल को प्रेरित करा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करा रिजल्ट डिस्प्ले करवाने में, ओके, या रिजल्ट देने में। विच फीचर इज इंपॉर्टेंट? क्योंकि क्या है, डेटा में तो बहुत सारे फीचर होंगे, आप अपनी CSV फाइल पे काम करते ही हो, तो बहुत सारे फीचर होते हो उसमें। लेकिन भाई काम का कौन सा फीचर है, कौन सा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसका कंट्रीब्यूशन हाई है मॉडल डेवलपमेंट में, प्रिडिक्शन में, वो आपको देगा डिसीजन ट्री। ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग द फीचर इंपॉर्टेंट इज अ क्रूशियल स्टेप। ओके, एंड इंप्रूविंग आवर मॉडल परफॉर्मेंस कैसे करोगे वो? व्हाट इज फीचर इंपॉर्टेंस, जरा देखते हैं। फीचर इंपॉर्टेंस measures the combination of each feature to decision making process of a decision tree model। It indicates which feature are most useful for making predictions। ठीक है, that means we are looking forward decision making process। Okay, we are considering each feature, we are checking that how it is contribution to the decision making process, ये देख रहे हैं अपन। और जिसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसको बोलेंगे आप इंपॉर्टेंट हो। तो सर ये कैसे पता लगाएंगे अपन, हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ये वाला फीचर ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, इसको पता लगाने का तरीका क्या है सर? सो कैलकुलेटिंग द फीचर इंपॉर्टेंस इन डिसीजन ट्रीज
we have to use some maths, and obviously we are using the same technique, ये logic use कर रहे हैं. That is feature importance and dysentery is determined based on the reduction in impurity achieved by the feature, है ना. और यही क्राइटेरिया था जिसके बिहाफ में डिसेंट्री टूटता है, तोड़ता है डेटा को. यानी कि ये कह रहा है कि जिस फीचर के अबाउट सबसे ज्यादा एनर्जी का इम्प्यूरिटी जो है रिड्यूस हुई है और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है, आपने पढ़ा है ये, जितनी कम एनर्जी लेवल पे आ जाएगा वो, उतनी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी वहां से. और जिस फीचर से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी भाई वो इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है. ओके, सो रिडक्शन इन द इम्प्यूरिटी, ये बोल रहा है वो अबाउट अ फीचर. ठीक है, तो भाई यही क्राइटेरिया थे आपके जिनी एंड एंट्रोपी. ठीक है, यही क्राइटेरिया थे. तो इम्प्यूरिटी का मेजरमेंट अपन जिनी से भी कर रहे थे, मेजर हाउ रैंडमली वी चूज एनी एलिमेंट फ्रॉम द डेटा सेट विच विल बी करेक्ट इनकरेक्टली लेबल. द इम्प्यूरिटी क्या होती है, जीरो का वन, वन का जीरो, या अपन खैर इम्प्यूरिटी तो जानते ही, इनकरेक्टली लेबल अलग, चलो वो बात हो गई. इम्प्यूरिटी हमें पता है ना. ओके, दैट मीन्स इफ यू आर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स, ठीक है, प्रेजेंट इन द टारगेट, तो इम्प्यूरिटी है, सीधी सी बात है. ओके, और यदि मेरे पास लेबल्स सेम हो गए, सिमिलर हो गए, तो इम्प्यूरिटी फिर कम हो गई या खत्म ही हो गई. आपको मैंने बॉल्स का केस बताया था, वो रेड बॉल, ब्लू बॉल. तो इफ यू आर हैविंग ऑल रेड बॉल्स, नो इम्प्यूरिटी. बट इफ यू आर मिक्सिंग अ ब्लू बॉल इन द रेड बॉल्स, इम्प्यूरिटी बढ़ गई, सीधी सी बात है. और वही इम्प्यूरिटी का पता लगाने के लिए जीनी निकाल रहे थे अपन. ये जीनी का फॉर्मूला था, वन माइनस समीशन ऑफ पी आई का स्क्वायर. कर रखे हो आप, डिसेंट्री में यही करा था अपन. ठीक है, where pi is the probability of the sample classifies into class I and C is the number of classes, यानी जितनी क्लासेस है उसके हिसाब से आप निकालते हो इम्प्यूरिटी. ठीक है, जिनी एंड एंट्रोपी भी यही काम करता है. ठीक है, उसका फॉर्मूला अलग है बस. ठीक है, ये अनसर्टेनिटी निकालता है, ठीक है, डेटा में, या अनप्रिडिक्टेबिलिटी या डिसऑर्डर की बात करता है. ठीक है, सो हियर द एंट्रोपी इज माइनस पी एक्स लॉग ऑफ पी एक्स. ठीक है, ये होती है एंट्रोपी. ओके, और अगेन प्रोबेबिलिटी तो अप्लाई होगी होगी, है ना. प्रोबेबिलिटी के बिना कुछ नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी तो अप्लाई होती है. ओके, फाइन, ये तो लगना है. जिनी में भी प्रोबेबिलिटी निकाली, यहां भी प्रोबेबिलिटी निकाली. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन में यही अपन ने करा. द इंपॉर्टेंस ऑफ अ फीचर इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल डिक्रीज इन इम्प्यूरिटी. यानी कि डेटा टूटेगा जिस फीचर के अबाउट टूटेगा, और उस फीचर की यदि इम्प्यूरिटी, ठीक है, इम्प्यूरिटी, देयर इज अ डिक्रीज इन द इम्प्यूरिटी. ठीक है, उसकी इम्प्यूरिटी कम हुई और उससे इंफॉर्मेशन ज्यादा मिली, तो भाई उस फीचर को मैं मान लूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मैथमेटिकली फॉर अ फीचर एफ, importance is equal to the sum of impurity decrease from the splits involving f divided by total number of nodes. ये इंपॉर्टेंस का इन जनरल फॉर्मूला होता. सम ऑफ इम्प्यूरिटी डिक्रीज फ्रॉम स्प्लिट्स. ठीक है, तो आपने जो फीचर एफ है उसको कितनी बार स्प्लिट करा, सम ऑफ द इम्प्यूरिटी डिक्रीज हर एक स्प्लिट पर. जैसे पहली बार वो स्प्लिट हुआ तो कुछ कम हुई, दूसरी बार फिर स्प्लिट हुआ तो फिर कुछ कम हुई, तो इनको ऐड करना है आपको. यू हैव टू ऐड देम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ नोट्स, जितने भी नोट्स आई हैं. ये इंपॉर्टेंस बताएगा, और जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा आ गया उस वाले फीचर को अपन कंसिडर कर लेंगे. तो सीधी सी बात यही है, फीचर इंपॉर्टेंस क्या होता है टेक्निकली अपन बोलें तो. इफ इट हैज बीन आस्क्ड टू यू इन द इंटरव्यूज, यू हैव टू से व्हाट इज फीचर इंपॉर्टेंस. यू से सर, यदि किसी भी फीचर का इम्प्यूरिटी कम होता है, ठीक है, वैसे तो डिसेंट्री यही ढूंढता है कि कौन सा फीचर है,
ठीक है, जहां से मैं ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकूं और उसमें कम इम्प्यूरिटी हो। ठीक है, तो ऐसे ही फीचर वो ढूंढेगा इम्प्यूरिटी डिक्रीज वाला, जिसका इम्प्यूरिटी कम डिक्रीज हो जाएगा, स्प्लिट होने पर डिक्रीज हो जाएगा। वो वाला फीचर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। सबसे सबसे बेटर डिक्रीज होगा इम्प्यूरिटी। पहली बात तो उसमें इम्प्यूरिटी कम, पहली बात तो उसका जीनी स्कोर कम, स्प्लिट होने के बाद और कम हो जाएगी उसमें इम्प्यूरिटी। बस मैं ऐसे ही फीचर ढूंढ रहा हूं। ठीक है, एंड इस फीचर का फिर हम ये फॉर्मूला लगा के सम ऑफ इम्प्यूरिटी डिक्रीज फ्रॉम स्प्लिट्स इन्वॉल्विंग एफ, यानी आपने वन टाइम स्प्लिट करा, फिर फर्दर स्प्लिटिंग हुआ। ठीक है, कोई भी फीचर एफ है, आप जानते ही हैं, ये डिसेंट्री का ये नोड है, ये स्प्लिट हुआ, देन यहाँ पर फर्दर स्प्लिट हुआ। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर फीचर। तो जितने नंबर ऑफ स्प्लिट्स हो रहे हैं, ठीक है, वन स्प्लिट, ठीक है, फिर टू स्प्लिट, फिर थ्री स्प्लिट, तो जितने नंबर ऑफ स्प्लिट्स, ठीक है, सम ऑफ द इम्प्यूरिटी डिक्रीज फ्रॉम द स्प्लिट्स इन्वॉल्विंग एफ, सम ऑफ इम्प्यूरिटी डिक्रीज, कितनी इम्प्यूरिटी कम हुई, यानी जीनी ऐड करना है आपको, इसका जीनी, फिर इसका जीनी, फिर इसका जीनी। ठीक है, तो यू हैव टू ऐड द जीनी, जो स्कोर आया था इम्प्यूरिटी का, दैट्स व्हाट यू हैव टू ऐड। ठीक है, आप ऐड करेंगे, ओके, एंड देन डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ नोट्स से, कितनी नोट्स आई हैं यहाँ पर, हाउ मेनी नोट्स आर देयर। ठीक है, वो आपका इंपॉर्टेंस आ जाएगा। ऐसे ही निकाला जाता है, फॉर्मूला है ये मैथ्स से। ठीक है, ऑलराइट, बात समझ आई। सो डिक्रीज, मीन डिक्रीज इन एक्यूरेसी, दैट मीन्स व्हाट इज द मीन डिक्रीज इन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मेजरमेंट कैसे निकालें? कैलकुलेट द मॉडल्स एक्यूरेसी ऑन वैलिडेशन डेटा एंड रैंडमली शफल द वैल्यूज ऑफ द फीचर एंड मेजर द डिक्रीज इन मॉडल एक्यूरेसी। मतलब मीन डिक्रीज हम निकालना चाह रहे हैं एक्यूरेसी में, कि भाई क्या हो सकती है और पॉसिबिलिटी, तो जो फीचर है हमारा, उसके अंदर जो डेटा पॉइंट्स है उनको शफल कर सकते हैं, अपन शफल करते भी हैं। ठीक है, वी डू कैलकुलेट द मॉडल एक्यूरेसी ऑन द वैलिडेशन डेटा। एक तो ट्रेनिंग, मैं प्रीवियस क्लास में बता भी चुका हूं आपको, कि एक तो होती है ट्रेनिंग एक्यूरेसी, वन इज ट्रेनिंग, अनदर इज, आप ट्रेनिंग एक्यूरेसी होती है, और आप जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो वैलिडेट करते हो, यू डू परफॉर्म द वैलिडेशन, है ना, और ये देखते हो कि कितनी स्कोर आ रहा है, तो वैलिडेशन की भी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मॉडल एक्यूरेसी ऑन वैलिडेशन डेटा। ये बताओ कि वैलिडेशन पे कितनी एक्यूरेसी है, हाउ मच इट इज ऑन वैलिडेशन। यदि वैलिडेशन पर अच्छी है तो ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हेलो, क्योंकि यस यस बोलिए, यस यस बोलिए आशा जी। आशा जी क्लास चल रही है क्या, मैं आपको 9:30 पर कॉल करूं आफ्टर द क्लास? ओके, ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ। ओके, ठीक ठीक, ओके। ऑल राइट, ऑल राइट। सो एक्यूरेसी की हमारी बात चल रही है, मॉडल की एक्यूरेसी कैलकुलेट करना है हमें वैलिडेशन डेटा पर। क्योंकि क्या होता है कि यदि वैलिडेशन पर एक्यूरेसी अच्छी आ रही है तो मॉडल ठीक ठाक ट्रेन हो रहा है, और यदि वैलिडेशन पर अच्छी नहीं आ रही तो फिर तो गड़बड़ है। ऑल राइट, तो यहाँ नीचे वाली लाइन में लिखा है आप शफल भी करते हो डेटा को, जो फीचर में डेटा है ना उसको शफल भी करो, और फिर देखो कि भाई अभी एक्यूरेसी ठीक ठाक आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं कि वो डेटा के ऑर्डर के अनुसार वो अपने आप को ट्रेन कर रहा है, लर्निंग करवा रही है। देखो लफड़े कई होते हैं, यदि डेटा का ऑर्डर सेम है और उसी पर ही तुमने सिखा दिया और फिर मॉडल ने बोल दिया हाँ साहब मैं तो सब कुछ सीख गया, ऐसा नहीं होता। शफल भी करो, डेटा को शफल करो। तभी हम कई बार वो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में शफल इक्वल टू ट्रू भी लिखते हैं। ठीक है, कि भाई तू डेटा शफल करके देना, एक ऑर्डर वाला मत दे देना, वरना वरना मॉडल वही वाला ऑर्डर सीख जाएगा, डेटा का वो पैटर्न सीख जाएगा। क्योंकि देखो अल्टीमेटली मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न्स इन द डेटा। मॉडल यही काम करते हैं यहाँ पे, है ना, पैटर्न ही सीखते हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऑल राइट, तो भाई आप इस बात का ध्यान रखें। ओके,
अब क्या हुआ भाई ये करने के बाद, what will happen next? तो the feature importance is determined by the extent to which the accuracy decreases. ठीक है, तो भाई हमने अलट पलट के भी देख लिया डेटा को, और फिर चेक करा कि भाई देखो मेरे को फीचर एफ मिला था, जिसको मैं कह रहा था कि भाई तुम मॉडल की एक्यूरेसी अच्छी इंप्रूव करवा रहे हो, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है मॉडल के डेवलपमेंट में। तो ये फीचर एफ खुश हो गया, उसने बोला वाह यार मेरी तारीफ कर रहा है तो, कि मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है मॉडल के डेवलपमेंट में। लेकिन हमने कहा देख भाई एक काम हम और चेक करना चाहते हैं तुम्हारे ऊपर, हम तुम में जो डेटा पॉइंट्स हैं, क्योंकि तुम फीचर हो तुम्हारी एंट्री है डेटा पॉइंट्स की, हम उन डेटा पॉइंट्स को अदल बदल के कभी कोई सा ले लिया कभी कोई सा ले लिया, है ना, सैम्पलिंग मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई भी थी, समझाई भी थी। तो उससे यही करें देख भाई हम अदल बदल के लेंगे और फिर अपने मॉडल को वैलिडेट करेंगे, फिर देखेंगे एक्यूरेसी क्या आ रही है। यदि तूने वहां पर भी अच्छा काम कर दिया तो फिर हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, गुड, तुम बहुत अच्छे फीचर हो, है ना। तो फीचर ने बोला ठीक है कर लो ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्यूरेसी बिफोर द परम्यूटेशन एंड एक्यूरेसी आफ्टर द परम्यूटेशन, यानी अदली बदली करने के पहले की एक्यूरेसी और अदली बदली करने के बाद की एक्यूरेसी, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एफ। ठीक है, ये वाली बात है, मैथमेटिकली भी कह रहा है वो, बिफोर द परम्यूटेशन एंड एक्यूरेसी आफ्टर द परम्यूटेशन, देख लो कितनी आ रही है। ठीक है, खैर मुझे ये वाला तो उचित लगा जो ऊपर फॉर्मूला था। ओके, यहाँ पर मैंने मेंशन करा है ये इंपॉर्टेंस वाला, ये हियर इट इज, द सम ऑफ द इम्प्यूरिटी डिक्रीज, यानी अल्टीमेटली मुझे ऐसा फीचर ढूंढना है जिसमें इम्प्यूरिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, दैट्स व्हाट आई नीड टू सर्च। और जैसे इम्प्यूरिटी डिक्रीज होती चली जा रही है, भाई सीधी सी बात है वही वाला फीचर का इंपॉर्टेंस मेरा ज्यादा है। ओके, काम यही होता है। ठीक है, ऑलराइट, अब इसको विजुअलाइज भी किया जा सकता है, फीचर इंपॉर्टेंस कैन बी विजुअलाइज इन द फॉर्म ऑफ बार प्लॉट्स, हम बार प्लॉट बना सकते हैं। तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा सकते हैं, जिस फीचर का इंपॉर्टेंस ज़्यादा वो सबसे ऊपर वैल्यू उसकी रहेगी, एंड जिस फीचर का सबसे कम है उसकी कम वैल्यू रहेगी, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज पॉसिबल, ऑलराइट। तो ये वाली बात है। एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस में क्या क्या है? इन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस देखिए, जैसे डिसीजन ट्री इज प्रोन टू ओवरफिटिंग स्पेशली विद द डीप ट्रीज। ओके, यदि ट्री बढ़ती चली जाती है तो ऑब्वियसली वो ओवरफिटिंग पे चली जाती है, तो हम रेगुलराइजेशन टेक्निक्स लगाते हैं, या हम ओवरफिटिंग से रोकने के लिए कई और फैक्टर्स हैं जो अप्लाई करते हैं, आपने पढ़े हैं कि ट्री को बढ़ने मत दो, उसकी डेप्थ को सेट कर दो, एंड वगैरह वगैरह, प्रूनिंग वगैरह सब करते थे। फीचर कोरिलेशन हम ये भी देखते हैं कहीं ऐसा तो नहीं फीचर आपस में कोरिलेटेड है ना, ये भी चेक करते हैं। तो यदि आपस में फीचर कोरिलेटेड है तो उनको बोलेंगे नहीं, उनमें से कुछ फीचर को ड्रॉप करो जो आपस में कोरिलेटेड, कोरिलेशन नहीं चाहिए। बस यही एक रिक्वायरमेंट थी डिसीजन ट्री की, बाकी उसने कुछ बोला नहीं। तो कभी भी आप डिसेंट्री मॉडल के अंदर डेटा दो तो ये चेक करके देना कि भाई उसमें फीचर कोरिलेटेड है कि नहीं है। इसके लिए अपन कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाते हैं, इसके लिए हम हीट मैप बनाते हैं, वहां से पता चलता है कि है कि नहीं। ठीक है, अब भाई मेरे को तो कोड बताना है। ओके, लेट मी शेयर द एंटायर स्क्रीन एंड लेट मी शो यू द कोड कि अपन फीचर इंपॉर्टेंस निकालेंगे कैसे, और फिर वहां पर और डिस्कस करना चाहेंगे। ओके, सो हियर इट इज, यह है मेरा कोड डिसीजन ट्री के पर्सपेक्टिव। ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। ठीक है, तो मैंने मैटप्लॉटलिब ले लिया, नमपाई ले लिया, ये तो लेना ही है चाहे कुछ करो नहीं करो, ये तो आपको लेना ही है। ठीक है, इसमें पांडास भी ले लेते हैं, लेकिन अभी मेरे को डेटा एक्सेस करना नहीं है, नहीं तो पांडास भी ले लेता, ये तीन लाइब्रेरी तो चलेगी चलेगी। फिर डिसेंट्री क्लासीफायर ले लिया, ओके, और इरीज का डेटा सेट ले लिया। तो मैं प्रीवियस हर क्लास में इरीज ही ले रहा हूं, मेरा बेंचमार्क डेटा सेट है इसलिए इसी को ले रहा हूं। ले लिया, लेने के बाद लोड करा डेटा, फ्लावर वाला डेटा इरीज का लोड करा।
एक्स और वाई डिफाइन कर दिए कि भाई जो फीचर्स हैं वो एक्स हैं और जो टारगेट है वो वाई है, कर दिए। और फीचर्स इक्वल टू डेटा डॉट फीचर नेम्स, फीचर के नाम भी अब आप प्रिंट करवा सकते हो चाहो तो। सो दीज आर द फीचर नेम्स, प्रिंट फीचर्स, ये आप कर सकते हो। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू। उसके बाद क्या करना है, आपने डिसेंट्री मॉडल ले लिया और एक्स और वाई उसमें फिट कर दिया, ट्रेनिंग कर दिया आपने, मॉडल ट्रेन हो गया। उसके बाद आप फीचर इंपॉर्टेंस प्रिंट करवा सकते हो उनके। ओके, यू कैन प्रिंट द इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंसेस, कि भाई कौन सा फीचर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अलग से कोई डिसेंट्री लगने के बाद अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है, देर इज नो अदर प्रोसेस आफ्टर अप्लाइंग द डिसेंट्री, क्योंकि डिसेंट्री के जो क्राइटेरिया है ना, एंट्रोपी या जिनी, उसी की मदद से ही आप फीचर इंपॉर्टेंस निकालते हैं। ठीक है, देर इज नो सेपरेट क्राइटेरिया टू फाइंड द फीचर इंपॉर्टेंस, इसी से ही करते हो। ठीक है, तो आपने क्या करा, मॉडल डॉट फीचर इंपॉर्टेंस करोगे तो फीचर इंपॉर्टेंस निकालेगा, उसको भी मैं प्रिंट करवा रहा हूं। और यहां पर जो इंडाइसेस है उनके, उनको भी प्रिंट करवा देता हूं मैं। ठीक है, वो एक ऑर्डर है कि जिस ऑर्डर से वो जमेंगे, इंडाइसेस। क्योंकि आपके पास एरीज में यू आर हैविंग 4 फीचर्स, ठीक है, 4 हैं, तो उन्हीं का ही मैं बताऊंगा उनमें से कौन सा फीचर इंपॉर्टेंट है, उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना चाहेंगे। So I'm making a bar plot according to the feature importance. जिसका इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा वो सबसे पहले आएगा, और जिसका इंपॉर्टेंट सबसे कम वो बाद में आएगा। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सो लेट मी रन द कोड, आपके सामने रन करता हूं और देखते हैं क्या आ रहा है। ये देखिए, फीचर्स हैं सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ। तो लेंथ एंड विड्थ है, ठीक है, दीज आर द फीचर नेम्स। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कि ये प्लांट का डेटा सेट है, तो भाई सेपल और पेटल जो है ये दो हैं, ऑल राइट, एंड दीज आर शोइंग द विड्थ एंड द लेंथ। उसके बाद मैंने नेक्स्ट प्रिंट करवाया था आपका ये इंपॉर्टेंस, फीचर इंपॉर्टेंस प्रिंट करवाया था मैंने। ठीक है, तो फीचर इंपॉर्टेंस में ये बता रहा है 0.01, 0, 0.5, 0.422, यानी सेपल लेंथ की इंपॉर्टेंस है 0.013, सेपल विड्थ की इंपॉर्टेंस है 0, पेटल लेंथ की इंपॉर्टेंस है 0.5 और पेटल विड्थ की इंपॉर्टेंस है 0.4। तो एक बात तो क्लियर हो गई मेरे को यहीं से कि पेटल लेंथ की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, फिर पेटल विड्थ की इंपॉर्टेंस है, फिर सेपल लेंथ की इंपॉर्टेंस है, और आखिरी में सेपल विड्थ है। यानी सेपल विड्थ का तो कंट्रीब्यूशन ही समझ में नहीं आ रहा, तो जीरो ही आ गया। देखो बोला भाई ये जीरो है, मतलब वो भाई तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा मॉडल डेवलपमेंट में। सबसे ज्यादा यदि कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है तो पेटल लेंथ कर रहा है, फिर पेटल विड्थ कर रहा है, फिर सेपल लेंथ कर रहा है, और आखिर में ये कर रहा है। तो भाई मैंने क्या करा, ये प्लॉट का कोड था तो उसका प्लॉट बना दिया। ये देखिए, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ और सेपल विड्थ। सेपल विड्थ तो कर ही नहीं रहा, जीरो। दिस इज द फीचर इंपॉर्टेंस प्लॉट। और फीचर इंपॉर्टेंस निकालना हो तो सीधी सी बात है, जो आपका मॉडल है ना, मॉडल डॉट फीचर इंपॉर्टेंस कर देना, फीचर इंपॉर्टेंसेस, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ओके, एंड देन यू कैन प्रिंट द इंपॉर्टेंसेस। इनको प्रिंट कर सकते हो, इनको फिर सॉर्ट कर लेना। यहां पर इनको सॉर्टिंग करिए, तो आर को सॉर्ट करूंगा ना तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जम जाएंगे। तो ये जो है ना, ये तो वैल्यू आई है इंपॉर्टेंस की। इन इंपॉर्टेंस की जो वैल्यू है ना, उसको मैंने सॉर्ट कर लिया, उसको इंडाइसेस का नाम दे दिया, और यही प्रिंट करवाया था मैंने। ये देखो, ये प्रिंट है 1032, 1032। ठीक है, ये इंडेक्स इंडाइसेस हैं जो प्रिंट करवाया। बाद में आपको क्या करना है, बार प्लॉट बनाना है।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंसेस इंडाइसेस। तो जिसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है वो पहले आएगा, एंड सो ऑन, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमेगा। फीचर इंपॉर्टेंस बहुत ही मतलब वैल्यूबल कॉन्सेप्ट है इन डिसीजन ट्री। तो भाई ऐसा है, आपको कई चीजों के लिए मोटिवेट करेगा ये। क्यों करेगा, देखिए, समझिएगा। मान लीजिए मेरे को मुझे कोई भी टास्क करना है यार। आई एम अवेलेबल विद डेटा, आई एम अवेलेबल विद डेटा, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फीचर हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे फीचर हैं। अब मेरे को कई अल्गोरिदम लगानी है इस पे। आई वांट टू अप्लाई मल्टीपल अल्गोरिदम्स ओवर दिस डेटा। अब बहुत सारे फीचर हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन सा रखूं कौन सा नहीं रखूं। मैंने कोरिलेशन मैट्रिक्स भी निकाल लिया, देख लिया कि कौन से कोरिलेटेड थे, उनको ड्रॉप ड्रॉप भी कर दिया, सब कुछ कर दिया मैंने, तो हो गया काम, कोरिलेशन भी देख लिया। अभी मेरे पास बहुत सारे फीचर हैं, क्या करूं मैं अब, व्हाट शुड आई डू। मतलब कोरिलेशन निकालने के बाद, ड्रॉप ऑफ करने के भी बाद, मेरे पास स्टिल 10 फीचर्स बच गए। तो मैं काम करूंगा, मैं डिसीजन ट्री के अंदर, डीटी मॉडल में, डिसीजन ट्री के अंदर ये एक्स कॉमा वाई मतलब ये वाला डेटा डालूंगा और देखूंगा फीचर इंपॉर्टेंस क्या आ रहे हैं। और ऑब्वियसली ये मुझे अरेंज करके दे देगा टॉप 10। टॉप 10 अरेंज मतलब इसको ऑर्डर में जमा कर दे देगा मुझे, कि देखो इस ऑर्डर में फीचर के इंपॉर्टेंस है। तो डिसीजन ट्री तो लग की लग गई, डिसीजन ट्री तो लग गई, डिसीजन ट्री लगाई तभी तो जाके ऑर्डर आया कि हाँ ये वाले जो फीचर्स हैं इंपॉर्टेंट है, वो अरेंज करके दे देगा तुम्हें। अब एक काम कर सकते तुम, ये जो टॉप 10 फीचर आए हैं, अब आपको पता चल गया ऑर्डर क्या है। इसमें से यू कैन सिलेक्ट टॉप 6 टॉप 7, कुछ आप सिलेक्ट कर लो और उसको किसी दूसरे मॉडल के अंदर रख दो और उससे ट्रेन कर दो, उसको ट्रेन कर दो उस मॉडल। पहले क्या कर रहे होते, पहले तो पूरे के पूरे 10 की 10 रखते, पता नहीं था मुझे, इंपॉर्टेंस पता नहीं था। अब मुझे डिसेंट्री से इंपॉर्टेंस पता चल गया कि यार ये फीचर काम के। तो इसी इसी लॉजिक को अपन लगा लो और दूसरा मॉडल का यूज करो तो उस पर रख देना टॉप 6 और टॉप 7, ये काम भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, और चाहे तुम दूसरा भी लगाओ, दूसरा कोई और कॉन्सेप्ट भी लगाओ। ठीक है, मतलब कॉन्सेप्ट यानी मॉडल की उनकी अप्रोच अलग होगी, उनका कॉन्सेप्ट लो, बट ये काफी हेल्प कर देगा आपको। ठीक है, तो फीचर इंपॉर्टेंस को ही आपने फीचर सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया मान दिया। फीचर सिलेक्शन यानी आपने टॉप 10 जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो मॉडल डेवलपमेंट में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आपने कहा था यार, कहा कि यार मैं इन्हीं को ले लेता हूं, इन्हीं को सिलेक्ट कर लेता हूं। तो फीचर इंपॉर्टेंस फीचर सिलेक्शन का भी एक क्राइटेरिया बन गया। हाँ, लेकिन उस बात का ध्यान रखना कि आपने पहले कोरिलेशन करके जो ऐसे फीचर्स थे जो कोरिलेटेड थे उनको डंप कर दिया है पहले ही, है ना, आपने उनको रिमूव कर दिया है ना, ये चीजें पहले करके रखना। आपके डेटा में कोई आउटलायर नहीं है, आपने कोरिलेटेड फीचर्स को ड्रॉप कर चुके हो आप। ठीक है, ये सारे काम आप कर चुके हो। ठीक है, ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन डू। ऑलराइट, ये काम करेंगे। ऑलराइट, तो ये फीचर इंपॉर्टेंस का कोड है। एंड उसके बाद रैंडम फॉरेस्ट पे भी लगाया। रैंडम फॉरेस्ट भी फीचर इंपॉर्टेंस निकाल सकता है, क्योंकि रैंडम फॉरेस्ट भी तो बना डिसीजन ट्री पर ही। तो यहां पर मैंने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर ले लिया, वही सेम डेटा लोड कर दिया, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल ट्रेन कर दिया। यहां से मैंने फीचर इंपॉर्टेंस निकाल लिए, फीचर नेम्स भी प्रिंट करवा सकता हूं मैं, वो भी कर दूंगा। एंड हियर आल्सो आई एम अरेंजिंग, ये अरेंज कर दिया मैंने। पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, ये हो गया। अब आप कहोगे सर, बात तो समझ में आई हमें कुछ, कि इंपॉर्टेंस का मतलब यह है वो फीचर इंपॉर्टेंट होगा मेरे डेटा में जिसमें इम्प्यूरिटी डिक्रीज हो रही होगी, है ना, यही होगा।
या जिसका जिनी स्कोर कम होगा वो वाला फीचर मेरा सिलेक्टेड होगा, और मैं उसको अपना रूट नोड मानते हुए यही क्राइटेरिया रिमेनिंग जो भी मेरी ट्री के फीचर्स हैं लगाऊंगा, सब पे ही तो लगाऊंगा, ये करूंगा मैं। और फिर आपने हमें एक फॉर्मूला बताया इंपॉर्टेंस का, वो फॉर्मूला था सम ऑफ इम्प्यूरिटी डिग्रीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ऐसा आपने फॉर्मूला हमें बताया। तो इंटरनली ये फॉर्मूला लग रहा होगा, तभी जाके इंपॉर्टेंस आया। ठीक है, तभी जाके इंपॉर्टेंस आया। ओके, ऐसा हमें पता चला। तो आपसे कोई पूछे, ये जो जो भी समझा रहा हूं मैं, याद रखना ये मशीन लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट का आपको जवाब आना चाहिए कि ये एल्गोरिदम है, कैसे काम करता है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का डेटा इसको देना है, ये कैसे काम करता है, इसमें हाइपर पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर जैसे थोड़ा सा और स्मार्ट रहा आपका इंटरव्यू तो पूछ लेगा कि डिसीजन ट्री की क्या इश्यूज हैं, फीचर इंपॉर्टेंस क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, आप करके बताओ। ओके, तो अभी मैंने आपको समझाया क्या होता है और कैसे करना है। ठीक है, तो भाई अच्छा एक चीज और, अब चलो रैंडम फॉरेस्ट से भी कर लिया मैंने, और पूरा के पूरा खेल वैसा के वैसे ही था। रैंडम फॉरेस्ट से भी करने के बाद रैंडम फॉरेस्ट को ऑल्सो फाइंड द फीचर इंपॉर्टेंस। अब एक क्वेश्चन है, क्या सर रैंडम फॉरेस्ट के द्वारा निकाला गया फीचर इंपॉर्टेंस और डिसीजन ट्री के द्वारा निकाला गया फीचर इंपॉर्टेंस सेम होगा? विल इट बी सेम? तो देखिए मैं कह रहा हूं आपको मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट मैंडेटरी कि रैंडम फॉरेस्ट ने जो फीचर इंपॉर्टेंस निकाल के दिया है डेटा का, वही की वही फीचर इंपॉर्टेंस आपको डिसीजन ट्री भी निकाल के दे ना। हेरा फेरी हो सकती है यहाँ पे, और मैंने ये चीजें देखी हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो ये बात ध्यान रखना पड़ेगी आपको। ऑलराइट, तो आपकी इच्छा, आप कैसे निकालना चाह रहे हैं फीचर इंपॉर्टेंस? ओके, एंड आप रैंडम फॉरेस्ट लगा सकते हैं, डिसेंट्री लगा सकते हैं। ओके, एंड ठीक है, कोई इशू नहीं है। रैंडम फॉरेस्ट लगाओगे उसमें ज्यादा डिसेंट्री है, तो यहां से अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटर मिलेगा। ठीक है, दैट्स व्हाट वी कैन से। और यही देखो लगाया है, और ये फीचर इंपॉर्टेंस का प्लॉट है। ओके, सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ कैलकुलेटिंग द फीचर इंपॉर्टेंस, ये मुझे बताना था आपको डिसीजन ट्री में, जो मेरा लेफ्ट आउट था। रैंडम फॉरेस्ट में भी यही है, रैंडम फॉरेस्ट का भी फीचर इंपॉर्टेंस, रैंडम फॉरेस्ट हेल्प टू आइडेंटिफाई विच फीचर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड रैंडम फॉरेस्ट में फीचर इंपॉर्टेंस क्या होता है, वही होता है जो डिसीजन ट्री में होता है, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन हर एक फीचर का जो मॉडल डेवलपमेंट में हम दे रहे हैं। ठीक है, एंड वी कैन कैलकुलेट द फीचर इंपॉर्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीज इन द इम्प्यूरिटी इन द जीनी, यही हम कह रहे थे। ठीक है, कि measure how often a randomly chosen element from the data set will incorrectly label if the randomly labeled according to the distribution labels in the data set, यानी कि सीधी सी बात है ये जीनी इम्प्यूरिटी। ठीक है, तो जिसकी जीनी इम्प्यूरिटी कम होगी वो वाला फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे एंट्रोपी, ठीक है, चाहे जिसमें एंट्रोपी या डिसऑर्डर होगा जिसका। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू कंसिडर, है ना। हम चाहते हैं कि एंट्रोपी कम हो, रैंडमनेस कम हो। ठीक है, तो हम उस वाले फीचर को लेंगे, तो यही जो है हमारे टास्क हैं जो फीचर इंपॉर्टेंस कैलकुलेट में मदद करेंगे। रेस्ट इज द सेम, ये मैंने आपको बता दिया था। सम ऑफ द इम्प्योरिटी डिक्रीज फ्रॉम द स्प्लिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आएगा, है ना। रैंडम फॉरेस्ट में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आएगा, डिसीजन ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स आएगा। अंतर है दोनों में, एक छोटा सा अंतर है, वो ये है कि फीचर इंपॉर्टेंस की यदि मैं बात करूं रैंडम फॉरेस्ट के माध्यम से निकालने के लिए, तो सम ऑफ इम्प्यूरिटी डिक्रीज फ्रॉम स्प्लिट्स। ठीक है, सम ऑफ इम्प्यूरिटी डिक्रीज फ्रॉम स्प्लिट्स इन्वॉल्विंग एफ अक्रॉस ऑल ट्रीज। ठीक है, सारी ट्रीज के अबाउट आप जो निकाल रहे हो,
इम्प्यूरिटी, सम ऑफ द इम्प्यूरिटी कितनी कम हुई है सारे ट्री के बाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये वर्क रहेगा। ऑल राइट, बस मीन डिक्रीज आप निकाल सकते हैं वैलिडेशन डेटा पे, शफल कर करके देख लो। ये मैंने डिसेंट्री में बता दिया, एवरीथिंग इज सेम, और विजुअलाइज कर लो। ठीक है, ऐसा वही है पूरा। ठीक है, तो मैं फीचर इंपॉर्टेंस बताना था, और ये कोड जो है आपको इससे ध्यान रखना पड़ेगा, फीचर इंपॉर्टेंस वाला। ओनली द थिंग इज वंस योर मॉडल गॉट ट्रेंड, एक बार ट्रेन हो गया ना, तो मॉडल डॉट फीचर इंपॉर्टेंसेस कर देना, तो फीचर इंपॉर्टेंस आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। एंड देन आप आर्ग आर्ग सॉर्ट करके यानी सॉर्टिंग कर दो। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जमा सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये पॉसिबल है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये जमा दिया उन्होंने, डिसेंडिंग तो नहीं, मैं कहूँगा असेंडिंग ऑर्डर है ये, नॉट डिसेंडिंग, इट्स एन असेंडिंग ऑर्डर है ना, सॉर्टिंग करिए, आर सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, नॉट डिसेंडिंग। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप जमा दीजिए इंडाइसेस को, और फिर क्या करना है, यू टू मेक अ बार प्लॉट। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको बार प्लॉट बनाना है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये रहा। ओके, इतना याद रखना है आपको। ये छोटा सा कोड है, ज़्यादा टफ कोड नहीं है, लेकिन बड़े काम का है इन ऑर्डर टू फाइंड द फीचर इंपॉर्टेंस इन द डिसीजन ट्री। ठीक है, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मामला शुरू होगा बूस्टिंग का। तो जैसा कि मैं समझा चुका हूं, अनसेंबलिंग टेक्निक में बैगिंग बूस्टिंग दोनों होता है। बैगिंग आपने रैंडम फॉरेस्ट पढ़ लिया और समझ लिया कि कैसे काम करता है, वहां पैरेलल एग्जीक्यूशन है, ट्रीज पैरेलल अरेंजमेंट है, किसी को किसी से को लेना देना नहीं, हर एक ट्री इंडिपेंडेंट है, वहां अपना अपना रिजल्ट देंगी, बाद में तुम कर लेना वोटिंग, तुमको करना हो और तुमको एवरेज करना है, एवरेज कर लेना, जो करना कर लेना। लेकिन बूस्टिंग में ऐसा नहीं है। बूस्टिंग में बोला कि नहीं, हम पैरेलल अरेंज नहीं करेंगे, हम सिक्वेंशियल अरेंज करेंगे ट्रीज को, और हम थोड़ा सा अलग इंटरप्रेट करेंगे ट्रीज को। हम ट्रीज को, इन मॉडल को वीक मॉडल बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप कमजोर हो, यू आर वीक। ठीक है, ऐसा हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, और हम तुम सबको मिलाकर स्ट्रांग बनाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। वीक को मिलाओ, बहुत सारे वीक को मिलाओ और स्ट्रांग बनाओ, ये हम चाहते हैं, यही बूस्टिंग है। ठीक है, तो बूस्टिंग इज अ मेथड विच इज यूज्ड इन एमएल टू रिड्यूस द एरर्स इन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। डेटा साइंटिस्ट ट्रेन मशीन लर्निंग मॉडल्स ऑन लेबल्ड डेटा। तो भाई बूस्टिंग भी सुपरवाइज्ड ही है ये। ओके, दिस इज ऑल्सो सुपरवाइज एल्गोरिदम। ओके, यहाँ बूस्टिंग में भी आप रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों कर सकते हो। ठीक है, फाइन। तो यदि हम ये कहें, अ सिंगल मशीन लर्निंग मॉडल विल टेक more errors depending upon the accuracy of a data set. For example, if a cat identifying model has been trained on images of white cats, it may wrongly identify a black cat also. तो बस ये कहना चाह रहा है कि भाई एक मॉडल कई गलती कर सकता है, क्योंकि वीक होता है ना वो। आपने किसी मॉडल को व्हाइट कैट की इमेजेस पर ट्रेन करा है, तो कभी वो गलती से, यदि उसको ब्लैक कैट की इमेज दे दोगे, तो वो उसको भी व्हाइट में आइडेंटिफाई कर लेगा। गलती कर सकते हैं, देखिए। और अपने रैंडम फॉरेस्ट में भी देखी थी अपन ने गलती वाला, तभी तो अपन ने आउट ऑफ द बैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ओ बी वाला। ठीक है, देखा है अपन ने। तो कुछ मॉडल गलती करते हैं, कर सकते हैं। अब क्या करना है आपको, बूस्टिंग क्या करेगा इसमें, बूस्टिंग क्या मदद करने वाला है। बूस्टिंग ट्राई टू ओवरकम दिस इश्यू बाय मल्टीपल ट्रेनिंग। वही भी सिक्वेंशियली मल्टीपल टाइम ट्रेन करूंगा, कि अपनी गलतियों से आपको सुधार करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल एक्यूरेसी जो है वो सिस्टम की वो सही रहे। दैट्स व्हाट आई वांट, ओवरऑल एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम शुड इंप्रूव, ये मैं चाहता हूं। ओके, दैट्स व्हाट आई वांट। अब वो कैसे होगा कि ओवरऑल एक्यूरेसी इंप्रूव होगी।
ठीक है। सो बूस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? वाई बूस्टिंग इज इंपॉर्टेंट? Because it improved the accuracy and performance of the model by turning weak learners into strong learners. वीक लर्नर क्या होता है? जैसे कि मैंने कहा आपसे, एवरी मॉडल, एवरी डिसीजन ट्री इज अ वीक लर्नर, सभी कमजोर है। ठीक है, जिनका प्रिडिक्शन लो आ रहा है, सिमिलर टू द रैंडम गेसिंग, यानी कि दे आर मोर प्रोन टू ओवरफिटिंग, है ना? तो यार डिसीजन ट्री तो होते ही ओवरफिटिंग के हैं, तो उसमें नाम ही नहीं हो, तो डिसीजन ट्री से बल के मर रहा, तो है होते ही हो, तो ओवरफिटेड ही हो। तो दे कांट क्लासिफाई डेटा इन अ बेटर वे व्हेन यू गिव एन अनसीन, मतलब ट्रेनिंग हो गई और जब उसको अनसीन डेटा दिया तो वो बेचारा फैल गया। तो ट्रेनिंग पे तो अच्छी एक्यूरेसी दे रहा था, टेस्टिंग पे फेल हो गया। यही ओवर फिटिंग होती है। तो इफ यू ट्रेन द मॉडल टू आइडेंटिफाई कैट्स एज एनिमल्स विथ पॉइंटेड ईयर्स, इट माइट फेल टू रिकॉग्नाइज कैट हुज ईयर्स आर कर्ल्ड। तो सीधी सी बात है, उससे जो पूछा उसका जवाब नहीं दे पाया वो। ट्रेनिंग पर तो अच्छी एक्यूरेसी बोली थी, टेस्टिंग पर वो नहीं दे पाया। क्या करें फिर? सो ये तो वीक लर्नर की कहानी थी। स्ट्रॉन्ग लर्नर की बात क्या है? वो कहते हैं उनकी प्रिडिक्शन एक्यूरेसी हाई है, एंड बूस्टिंग कन्वर्ट्स अ सिस्टम ऑफ वीक लर्नर्स इनटू स्ट्रॉन्ग लर्नर्स। ठीक है, और यही एग्जांपल में वो ही बता देगा सही आंसर। तो भाई बूस्टिंग काम कैसे करता है, जरा ये भी बता दो, हाउ डज द बूस्टिंग वर्क? तो समझना चाह रहे हैं बूस्टिंग की वर्किंग ही, हम समझना चाह रहे हैं कैसे क्या काम करेगा। डिसेंट्री लेंगे यहां पर, है ना? सिक्वेंशियल अरेंजमेंट करना है डिसेंट्री का, और कोई दूसरा मॉडल लेंगे नहीं। जब हमने बैगिंग में भी डिसेंट्री लिया है तो बूस्टिंग में भी डिसेंट्री लेंगे। ठीक है, एंड दिस डिसेंट्री ही वो डेटा स्ट्रक्चर है, वो अलगोरिथम है जो डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ये अच्छा काम है। ठीक है, और वो तब तक तोड़ेगा जब तक कि आखिरी एक ना बच जाए, जब तक लीफ ना मिल जाए तब तक वो तोड़ेगा। ये काम डिसेंट्री करता है। ठीक है, और बूस्टिंग क्या है? बूस्टिंग बूस्टिंग एक अनसेंबल टेक्निक है जो कि इन्हीं डिसीजन ट्री को कंबाइन करेगा सिक्वेंशियली, और कंबाइन करने के बाद क्या करेगा? इट विल असाइन वेट्स टू द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन ट्री। यानी कि सीधी सी बात है, ऐसा समझा जाए कि हमने डिसीजन ट्री को इनपुट दिया, यह है DT1, इसको इनपुट दिया, इसने आउटपुट दिया, तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। नाउ बूस्टिंग में ये कहा जा रहा है आपसे, क्या कह रहे हैं वो बूस्टिंग के अंदर? इट असाइन वेट टू द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज। ये वेट असाइन करता है आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज। ठीक है, तो यहां पर वेट असाइन होंगे, हर एक ट्री को वेट असाइन करेगा। इट विल असाइन द वेट टू द आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल ट्रीज, हर एक ट्री को, ट्री के आउटपुट को वेट असाइन करेगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा कर देने से? देन इट गिव्स द इनकरेक्ट क्लासिफिकेशंस फ्रॉम द फर्स्ट डिसीजन ट्री अ हायर वेट एंड इनपुट टू द नेक्स्ट ट्री। यानी कि भाई इनपुट तो अब उसको वही लेना है, मैं क्या करूंगा, एक डिसीजन ट्री और ऐड कर दूंगा यहां पर, DT2 विल ऐड अनदर डिसीजन ट्री। तो होगा ये, इनिशियली बताऊं क्या हो रहा होगा? जो आपने इनपुट दिया होगा ना, उसमें भी हर एक इनपुट को, हर एक एंट्री को तुमने वेट असाइन करके दिया होगा। यानी कि ऐसे आपका ये डेटा सेट है, लेट अस सपोज ये आपका डेटा सेट है। ठीक है, ये आपका डेटा सेट है, और ये आपके रोज हैं, ये आपकी एंट्री है, ये आपके सैंपल है। आपने बोला तेरा वेट भी डब्ल्यू, तेरा वेट भी डब्ल्यू, तेरा वेट भी डब्ल्यू, एंड तेरा वेट भी डब्ल्यू, एंड तेरा वेट भी डब्ल्यू, ऑल द वेट्स ऑफ द एंट्रीज आर डब्ल्यू। अब भाई ये उठा के दिया डिसीजन ट्री को, DT1 को दे दिया,
उसने अपना काम खत्म किया और आपको आउटपुट दे दिया। उसने अपना टास्क पूरा किया और आपको आउटपुट दे दिया। आपने देखा कि भाई इसने इसने इस वाले पॉइंट पे गलती करी है, आउटपुट आना चाहिए था 0, लेकिन ये दे रहा है 1, यानी गलती करी है उसने इस पॉइंट पे। तो ये जानकारी हम दूसरे डिसीजन ट्री मॉडल को देंगे कि लिसन, दिस इज अ मिस्टेक डन बाय DT1 ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिवेयर, आप ये गलती मत करना। तो DT2 बोलेगा हाँ ठीक है साहब, नहीं करूंगा, दे दो मेरे को डेटा। हाँ, लेकिन मैं पता कैसे करूंगा कि यहां पर गलती हुई है? तो इसी डेटा का वो भाई वेट बढ़ा के देगा। अब बाकी सब जितने भी वेट्स हैं वो या तो सेम रहेंगे या कम हो जाएंगे, है ना। जैसे अभी मान के चल रहा हूं मैं सेम है, अभी भी चलो सब डब्ल्यू की डब्ल्यू ही है, लेकिन ये वाला वेट डब्ल्यू डैश हो जाएगा जहां पर गलती हुई है, और ये वाला मॉडल, ये वाला डेटा अब DT2 को जाएगा ट्रेनिंग के लिए। और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि DT2 अब इसको सही पकड़ लेगा, ये हम चाह रहे हैं। देखिए, दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट। हुआ ना कि इट गिव्स इनकरेक्ट क्लासिफिकेशंस फ्रॉम द फर्स्ट डिसीजन ट्री अ हायर वेट, है ना, उसका वेट बढ़ा के देगा ये, एंड इनपुट टू द नेक्स्ट ट्री, अगली ट्री को दे देगा। और यही प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रोसेस चलती चलती रहेगी। फिर DT3 आएगा, फिर DT4 आएगा, फिर DT5 आएगा, फिर DT6 आएगा। ऐसे बाय डिफॉल्ट 100 ट्री होते हैं, एक के बाद एक लाइन में, बूस्टिंग में 100 ट्री, ये काम यही करेंगे वो 100 बूस्टिंग ट्री। तो भाई बूस्टिंग से क्या फायदा हो गया, और बैगिंग में क्या था भाई? बैगिंग में तो हम पैरेलल देते थे, बूस्टिंग में सीक्वेंशियल है। ठीक है, यही दोनों अनसेंबल टेक्निक है। ठीक है, एंड हाउ इज ट्रेनिंग इन बूस्टिंग डन? दैट मीन्स द ट्रेनिंग मेथड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बूस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, बूस्टिंग भी कई टाइप की होती है, अपन पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो, यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन एंड यू कैन आस्क द डाउट्स। Yeah, yes, sir. I यस प्लीज से। I'm still yeah. If I'm still a confusion posting, if या every data we if you think iris model and if you take the last one, there is a 0% importance in the data, and if you just keep boosting it, does it make that 0% to importance in the data or? सी, you know, here what they did, here learning by mistakes, Mhm. this concept is introduced. And in bagging, what we were doing, we are arranging the models parallelly, and we are not believing in one model. Instead we are taking the parallel models, and later on we are taking any technique to judge. Here we are saying that, here we are saying that we want to make a strong model, and we are believing that these models dysentery are weak, ये कमजोर है ना। एंड Mhm. वट एवर बी द प्रिडिक्शन दे आर गिविंग, यदि रॉन्ग प्रिडिक्शन है तो वो जो जिस पॉइंट पर उन्होंने रॉन्ग दिया है, जिस एंट्री पर उन्होंने रॉन्ग दिया है, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग हियर, द एंट्री वेयर दे गिव द रॉन्ग प्रिडिक्शन, इसका वेट बढ़ा दिया अपन ने, टू हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग कि इस एंट्री पर गलती हुई है डिसीजन ट्री से, इसका वेट बढ़ा दिया हमने। ओके, सो द मॉडल विल कीप मोर फोकस ऑन दिस एंट्री, कि यदि मेरे फीचर्स की वैल्यू ऐसी होती है देन आई नीड टू नो दैट इट शुड बी 0, इट शुड नॉट बी 1। Okay. ओके, तो ये कारण है। अच्छा, और जिन पर गलती नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल दोज एंट्रीज वेयर आई डोंट हैव एनी एरर्स और आई डोंट हैव एनी इश्यूज, ओके, तो वहां पर हम ये कर सकते हैं
कि we can reduce the weight also. Okay, we can reduce the weights for them. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है. ऑल राइट, तो अभी मैंने सेम वेट लिया है, लेकिन हम इनको कम भी कर सकते थे. ये डब्लू डब्लू अभी ले लिया, लेकिन गलती पर वेट बढ़ाना और गलती ना होने पर वेट घटा देना, रिड्यूस कर देना, यानी उनको मॉडल अच्छे से पकड़ रहा है, कोई इशू नहीं. और ये चलता जाएगा. गलतियां होंगी, इट डजंट मैटर कि सर अभी इस पे गलती हो गई, अब इसको सुधार लोगे तो आगे कोई गलती नहीं होगी. नहीं, ऐसा नहीं है. अगली बार हो सकता है इस पे गलती हो जाए, अगली बार हो सकता है इस पे गलती हो जाए. तो इन गलतियों की तो जो संभावना है अलग अलग मॉडलों में, इन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ओके, किसी ने किसी पे गलती कर दी, किसी ने किसी पे गलती कर दी, किसी ने किसी पे गलती कर दी. होता है ना. तो भाई मैं कंटिन्यूस ट्रेनिंग करवा के, इटरेटिव प्रोसेस है, मैं इनको इनकी गलतियों के बारे में समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि देखो भाई ऐसी गलती मत करना. दैट इज वाई वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रॉन्ग मॉडल बाय यूजिंग दिस वीक मॉडल्स. एंड बूस्टिंग भी, ये सिर्फ वेट इनिशियलाइजेशन वाली टेक्निक नहीं होती, बूस्टिंग भी अलग अलग टाइप की होती है. दैट विल स्टडी. ये तो आपका सबसे बेसिक है बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट, कि वेट असाइन कर रहे हो और गलत होने पर बढ़ा रहे हो. ठीक है, दैट इज वन ऑफ द बेसिक अल्गोरिदम फॉर द बूस्टिंग. ठीक है, इसको एडा बूस्ट बोलते हैं. ओके, वी आर हैविंग ग्रेडेंट बूस्टिंग ऑल्सो, वो दूसरी टेक्निक है. ग्रेडेंट बूस्टिंग, Mm. एक्सट्रीम ग्रेडेंट बूस्टिंग, देयर आर वेरियस टेक्निक्स. अभी अपन सिर्फ एडा बूस्ट की बात कर रहे हैं, एडाप्टिव बूस्टिंग. एडाप्ट करना यानी वेट को एडजस्ट करना. ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर स्टडिंग राइट नाउ. अभी बोला तो नहीं, लेकिन मैं खुद बता रहा हूँ आपको, दैट इज एडाप्टिव. और यहाँ कहा भी, देयर आर डिफरेंट बूस्टिंग प्रोसेस. द बूस्टिंग एल्गोरिथम असाइन इक्वल वेट टू ईच डेटा, है ना, ये तो बताया था मैंने, डब्ल्यू दे दिया सबको, और वो डेटा फीड कर देगा मशीन में ट्रेनिंग के लिए. ठीक है, दे दिया. एंड देन व्हाट विल हैपन, द बूस्टिंग एल्गोरिथम असेस द मॉडल एंड इंक्रीज द वेट ऑफ द सैंपल विद मोर सिग्निफिकेंट एरर. तो जहां पर एरर ज्यादा आ रहा है उनका वेट बढ़ा दिया जाए. इट ऑल्सो असाइन अ वेट बेस्ड ऑन मॉडल परफॉर्मेंस. एक चीज और है, ये जिस एंट्री पर गलती हुई है उसका वेट तो बढ़ाएगी बढ़ाएगा, वो तो ठीक है, ये मॉडल की परफॉर्मेंस को भी रेट करेगा, रेटिंग. यानी आपने DT1 लिया, लेट अस सपोज यू टुक DT1 एंड यू गिव द डेटा टू इट, और उसने आपको कुछ रिजल्ट दिया. यदि DT1 ने अच्छा परफॉर्म करा तो लेट अस से आई एम गिविंग 4 स्टार. एक गलती करी इसने, बाकी इसने अच्छा काम किया, तो आई एम गिविंग 4 स्टार टू इट. लेट अस सपोज DT2, उसने कोई गलती नहीं करी, नो मिस्टेक डन बाय द DT2, तो मैं उसको दूंगा 5 स्टार. तो ये मॉडल को भी रेट कर रहा है और गलतियों के वेट को भी अपग्रेड कर रहा है. और एंड लेटर ऑन बताऊं क्या होगा, जिन मॉडलों ने कोई गलती नहीं करी या सबसे कम गलती करी, लेस मिस्टेक्स डन, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी. रैंडम फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता था. रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता था, दैट ईच एंड एवरी मॉडल इज गिविंग द इक्वल प्रायोरिटी. यहां नहीं होता ऐसा. यार ये तो अनफेयर बात हो गई ना यार, रैंडम फॉरेस्ट में अनफेयर हो गया. यहां अनफेयर नहीं. जिसने अच्छा काम किया है भाई उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, जिसने कम मिस्टेक्स करी है डिटेक्शन करने में, भाई उसको प्रायोरिटी दी जाएगी. तो हम मॉडल को रेट भी कर रहे हैं, यहाँ पर अलग से वेट असाइन कर रहे हैं मॉडल के ऊपर, कि भाई तुमने अच्छा काम किया, और जो गलतियां निकल रही हैं वो तो कर ही रहे हैं वेट बढ़ा के. दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग, अलग से भी कर रहे हैं. ओके, ये काम हुआ, फाइन. और क्या कहा गया है, द एल्गोरिथम पास द वेटेड डेटा टू द नेक्स्ट डिसीजन ट्री. ठीक है भैया, वो वेट करके अगली डिसीजन ट्री पे दे देगा. द एल्गोरिथम रिपीट स्टेप 2 and 3 अंटिल द वर्क इज नॉट ओवर. ये ट्रेनिंग चलती रहेगी. ओके, दिस विल कंटिन्यू. ओके, ये ट्रेनिंग चलती रहेगी. ऑलराइट, ठीक है. तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बूस्टिंग. ठीक है, एंड ये जो अभी आपने पढ़ा, दैट इज अडाप्टिव बूस्टिंग टेक्निक. ठीक है,
एंड इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट बूस्टिंग मॉडल डेवलप्ड, जिसमें आपने वेट असाइन करते थे, आप डेटा को वेट दे रहे हो, ठीक है, उसके अलग अलग पॉइंट्स को वेट दे रहे हो, और ऑटोमेटिकली क्या होंगे, वेट एडजस्ट होंगे, ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस। यदि एरर आ जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा एंड सो ऑन, ठीक है। वी कैन यूज एडा बूस्ट विद मेनी प्रिडिक्टर्स, यानी कई डिसेंट्री के साथ आप एडा बूस्ट लगा सकते हो। इट इज टिपिकली नॉट एज सेंसिटिव एज अदर बूस्टिंग मॉडल्स, बट एडा बूस्ट इज सुटेबल फॉर क्लासिफिकेशन, है ना, यदि आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो एडा बूस्ट लगा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। हाँ, बस इसमें इतना है कि वेट असाइन किया जाता है मॉडल को भी और एंट्री को भी, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हो, ठीक है। तो वो एक बूस्टिंग अप्रोच है। दूसरी बूस्टिंग अप्रोच है ग्रेडियंट बूस्टिंग। यहां ग्रेडियंट निकाला जाता है, ठीक है। ये भी एडा बूस्ट की ही तरह है, यहां पर भी सिक्वेंशियल ट्रेनिंग ही हो रही है, यहां पर भी मॉडल एक के बाद एक ऐड करे जा रहे हैं, है ना। देखो, बूस्टिंग में प्रक्रिया नहीं बदलेगी, बूस्टिंग में जो अप्रोच है वो अलग नहीं होगी, उसमें तो होना सिक्वेंशियल ही है, ठीक है। लेकिन क्या करता है ये ग्रेडियंट बूस्टिंग, क्या करता है, ग्रेडियंट बूस्टिंग डज नॉट इनकरेक्टली क्लासीफाई आइटम्स मोर वेट, है ना, ये वेट वेट बढ़ाता नहीं है, ग्रेडियंट बूस्टिंग वेट नहीं बढ़ाता। एडा बूस्ट वेट बढ़ा देता था, जहां पर गलती हुई है उसका वेट बढ़ा दो, लेकिन ग्रेडियंट बूस्टिंग वेट नहीं बढ़ाता। Gradient boosting optimizes the loss function by generating base learner sequences so that the present base learner is always more effective than the previous ones. ये gradient निकालेगा, ये तो खैर मैं आगे समझाऊंगा कैसे क्या होने वाला है। It will calculate the gradients. It attempts to generate accurate results initially instead of correcting the errors. यानी कि क्या हो रहा है, gradient boosting optimizes the loss function, यानी कि जो लॉस फंक्शन है आखिरी में जो निकलता है एरर, उसका ऑप्टिमाइजेशन करेगा ये भी बताऊंगा आगे क्या होता है, खैर अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लीनियर रिग्रेशन में भी ये पढ़ा था ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। एरर आएगा, एरर को डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, ये काम था। और ग्रेडेंट बूस्टिंग में भी यही होगा, ऑप्टिमाइजेशन होगा, यानी कि सीधी सी बात है। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो आपने डेटा दिया मॉडल के अंदर, मॉडल ने प्रिडिक्शन दिया वाईपी, एक्चुअल था वाई, तो अब ये जहां पर गलती हुई है उसका वेट वेट नहीं बढ़ाएगा, ये बताओ क्या करेगा, ये निकालेगा एरर, एरर कितना आया, yp-y, और वही इसका स्क्वायर कर दो, yp-y का स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, डेल ई बाय डेल डब्ल्यू, ये विद रिस्पेक्ट टू वेट ग्रेडियंट निकालेगा, डिफरेंशिएट करेगा, ये डब्ल्यू को डब्ल्यू डैश नहीं कर देगा, है ना, ये काम नहीं करेगा, ये ऑप्टिमाइजेशन करेगा। दिस इज व्हाट वी से एन ऑप्टिमाइजेशन, इसको कहते हैं, और ये इफेक्टिव टेक्निक है, और यही टेक्निक अपन ने भाई आगे भी लगाई है, डीप लर्निंग डीप लर्निंग में सब ये लगी है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट बूस्टिंग में होता है, और फिर इसी के आगे फॉर्म्स हैं, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग, इसको अपन फॉलो अप करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कल की क्लास के अंदर अपन उसको फॉलो अप करेंगे, ठीक है, उसको आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें।